कल तक हमने ये देखा था बच्चों कि ऑक्सीडेशन स्टेट में M+2M, ये जो स्टेट है उसमें एनामोलस बिहेवियर था, Sc से कहां तक, जिंक तक। तो इसमें तीन बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ करते थे, कोई बताएगा कौन? Mn+2, Zn+2 और एक Na+2। ओके, क्या रीजन था? Mn+2 का क्या रीजन होता है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होती है। 3d5 होता है और यहाँ पे 3d10 होता है। निकल के लिए क्या बोलोगे आप एक्वियस सॉल्यूशन में? हाइड्रेशन एंथैल्पी हाइड्रेशन वाज एनर्जी। द मेन रिजल्ट। यस, Fe+3 में से Fe+2 इजीली कन्वर्ट होगा नहीं होगा, लेकिन Mn+3 में से Mn+2 इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो? यस सर। याद आई ये बात? ऐसा क्यों? ऑर्बिटल के हिसाब से यहाँ पे 3d5 होता है और यहाँ पे 3d5 होता है, तो Fe+3 में हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये दोनों पॉइंट हमने पढ़े थे। फिर याद करो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट, हमने वो चीज भी पढ़ी थी। ओके, अब जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो कौन सी चीज है वो मैं आपको बता दूं तो। ओके, एक सेकंड रुकना। अब हम जो बात करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी तक तो हमने देख लिया था बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी देख लिया। ओके, शायद अब आपको अच्छे से दिख जाए। ओके, कट टू कट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी कल देखा था, यस और नो? ये देखो यस सर। इन सब की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लेकिन करना क्या है, अगर यहाँ पे Sc+3 दे रखा है इन लोगों ने, तब आप क्या करोगे बताओ? तब आप क्या करोगे? Sc+3 में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, तो जीरो। Ti+3 में 1 अनपेड, Ti+2 में 2 अनपेड। देखो यहाँ पे दे रखा है 3d2, V+2 में 3d3, 3d4, 3d5। यस और नो? हाँ या ना? यस सर। ओके, चलो फिर आप लोग मुझे बताओ क्या चीज है, और बताओ। ये वाला देखो, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस when an electron from a lower energy d orbital is excited to a higher energy d orbital, the अब देखो कलर आयन कैसे होते हैं, चलो ये यार मैं पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ने में मजा नहीं आता है, समझा ही देता हूँ डायरेक्ट। ओके, अब सुनो, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सपोज कोई कंपाउंड है, यहाँ पे हमने कंपाउंड रखा हुआ है और यहाँ पे एटम है, आयन है। यहाँ पे क्या होता होगा समझो, कि जब आप यहाँ से व्हाइट लाइट को पास करते हो और यहाँ पे आपने इसको देखने की ट्राई की, अब बात ये बनती है कि इसमें से ये पर्टिकुलर लैम्बडा को एब्जॉर्ब करेगा और ये हायर स्टेट में चला जाएगा। मींस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी लेके लोअर स्टेट से जंप लगा के कहाँ चला जाता है, सोच के बताओ कहाँ पे चला जाता है, हायर पे। तो ये जो लैम्बडा एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री आपको साइड में यहाँ पे कौन सी लाइट दिखेगी, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री लाइट दिखेगी। सपोज ऐसा होता है, राउंड में आपको सिखाता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री लाइट्स कैसे होती है, आप कैसे करो इसको। वीप ग्योर, वीप, यहाँ पे आई इसके साथ ही रखता हूँ इस तरह से। अगर ये वायोलेट एब्जॉर्ब करेगा ना तो आपको दिखेगा यहाँ पे येलो, अगर ये रेड एब्जॉर्ब करेगा आपको दिखेगा ग्रीन, और अगर इसे ग्रीन एब्जॉर्ब किया आपको दिखेगा रेड। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाला।
आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, यस और नो? कि अगर यहाँ पे कलर्ड आयन है, कलर्ड आयन, तो क्या होता है एग्जैक्टली? कलर आपको दिखता ही क्यों है? क्योंकि जब भी आप यहाँ पे व्हाइट लाइट डालते हो तो इसमें तो सब होता है, वीप ग्योर। लेकिन अब क्या होगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए अकॉर्डिंग टू द डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा, याद करो, ये प्रॉपर लैम्बडा को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ से। सपोज यहाँ से ब्लू को एब्जॉर्ब कर लिया, अगर सपोज यहाँ से उसने ब्लू को या फिर ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे अगर उसने ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर दी, तो सामने देखने वाले को कौन सी लाइट दिखेगी पता है आपको? सामने देखने वाले को कौन सी लाइट दिखेगी? विबग्यो, रेड, रेड दिखेगी। समझ रहे हो मेरी बात? ओके सर, मुझे एक बात बताओ, आयन कलरफुल कब होते हैं सर, वो बताओ ना एक बार। एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है, डी ऑर्बिटल शुड बी पार्शियली फिल्ड। आपको बता दूं मैं पार्शियली फील्ड का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, कि है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए, या तो डी 10 नहीं होनी चाहिए या तो डी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डी 10 है तो वो कलरलेस हो गया, और अगर आपके, ओ हर्ष सेठ म्यूट हुआ भाई, अगर डी 10 है तो कलरलेस हो जाएगा, और अगर वो डी 0 है तब भी वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो मतलब आप में डी ऑर्बिटल कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस तब तक आपको कलर दिखता है। तो Sc+3, अब आप सोचो Sc+3 में क्या होता है बताओ, Sc+3 में क्या होता होगा, सोच के बताना अच्छे से। Sc+3 में कलर क्या होता है? हाँ, कलर्ड कंपाउंड। कलरलेस। एक बोल रहा है कलर्ड, एक होता है कलरलेस, समझ में नहीं आई बात। Sc+3 कलर्ड सर डी में 1 होता है, आया डी में कलरलेस। कलरलेस है, डी में 0 होता है बेटा, डी में 0 होता है, कलरलेस होगा। आप समझ रहे हो बात, कौन कलर है कौन नहीं, इसमें से एमसीक्यू आते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। कई बार क्या होता है पता है, जो कई बार आपको स्टोन जो होते हैं वो कलरफुल दिखते हैं, समझे बात? तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वो कलरफुल स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑर्बिटल, ये डी ट्रांजिशन वाले ही होते हैं, मोस्टली कलरफुल कंपाउंड होते हैं। NaCl कलरफुल नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि एस और पी ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है, मोस्टली अगर वो डी और एफ में है ना तो कलर आएगा, समझे बात? चलो और कौन कलरलेस होता होगा, आप सोचो, जिसमें डी, ये चलो ये एमसीक्यू के लिए बहुत याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रख, Zn+2 देखो सब रट्टा तो नहीं मार सकते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग याद रख सकते हैं कि डी 0 और डी 10 है तो कलरलेस है। ओके, अब थोड़े याद भी रखने पड़ते हैं कलर, तो हमें तो पता ही है, जैसे हमारा कॉमन तो हमें याद ही है, मैं आपको ट्राई करता हूँ सिखाने की। पहले Sc+3 देखो और Ti+4 देखो, तो ये दोनों कलरलेस होंगे क्योंकि इन दोनों में डी 10 होता है, समझे आप बात? है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, डी 0 होता है। फिर देखो Cu+1 Zn+2, ये दोनों भी कलरलेस होंगे, बताओ क्यों? D10 D10 होता है। डी 10 होगा, समझ गए बात? अब हम बात करते हैं, अब जो हमें कॉमनली थोड़े बहुत याद है उसकी बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि मोस्टली हमने देखा हुआ है Cu+2, कॉपर सल्फेट Cu+2, तो उसका कलर जो होता है ना बच्चों, ब्लू होता है, समझे बात? फिर बात करते हैं Fe+2 और Fe+3 की। अब एक काम करो, Fe+3 देखो, तो Fe+3 थोड़ा रस्ट टाइप है, ब्राउन टाइप हो जाता है, रस्ट येलो कलर का रहता है। Fe+2 थोड़ा ग्रीन कलर टाइप रहता है, ओके। अब वायोलेट कौन रहते हैं, अगर आप वायोलेट का लिस्ट बनाओ तो V+2 Cr+3 Mn+3, ये सभी जो है वो कैसे रहते हैं, वायोलेट। नाउ इज इट क्लियर? थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा, लेकिन ये मेन याद रखना, ये ब्लू होता है, ये ग्रीन होता है, येलो होता है।
पिंक वाला एक ही है, या ये रहा ब्लू पिंक, CO+3 और CO+2, ये पिंक होता है, पिंक, ब्लू पिंक। ये बात बनती है बच्चों, यस और नो? हाँ या ना? S2 भी तो है सर। CO+2 और CO+3 ब्लू पिंक, ब्लू पिंक। ओके, तो ये थोड़ा आपको याद, ये कॉमन है जो आपको याद रखने हैं, थोड़े ट्राई करो इसको याद रखने की। और यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, देखो अगर मैं कॉपर रखू ना, प्योर कॉपर, तो वो जो है वो कलरलेस है, मींस ब्राउन कलर टाइप। कैसा दिखता है हमारा ये कॉपर? कॉपर कैसा दिखता है आपको? हेलो? हाँ, मतलब यही दिखता है। कलरलेस। हाँ, नहीं कलरलेस नहीं, ये वाला कॉपर का वायर होता है ब्राउन एकदम, क्या बोलते हैं यार उसको, मुझे पता नहीं उसका कलर क्या बोलते हैं, ब्राउन कलर ही बोलते हैं। कोकोनो जो कलर હોય नहीं। हाँ, वो ब्राउन कलर, ठीक है। अब देखो, लेकिन जब Cu+2 होगा तब क्या होगा पता है? याद रखना, CuSO4 में एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, कि Cu के आसपास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, Cu+2 के आसपास। और ऑक्सीजन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स कॉपर की ऑर्बिटल में रखने की ट्राई करेगा, इस तरह से। और फिर यहां पे आता है SO4-2 एंड इनटू H2O। तो अगर लिखना है तो पूरा ऐसे लिखना होता है, CuSO4 into 5H2O, जिसमें से 4H2O जो है वो लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, और एक H2O जो है वो बाहर रहता है। याद रखना ये बात, CuSO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि जिसमें 5H2O जुड़े हुए होते हैं, उसमें 4H2O कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, इसको लिगेंड बोलते हैं। 4H इसको बोलते हैं लिगेंड, कि जो अपने इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल वाले एटम को डोनेट कर रहा है, कि जिसके पास डी खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये सभी 4H2O लिगेंड है, और ये 5H2O जो है, एक जो H2O है वो कौन सा होता होगा बताओ? एक रहता है H2O, समझ गए बात? यस और नो? यस सर। चलो हो गया, आपको डाउट है तो बोलो। आपका डाउट? नो सर। ओके डन, तो ये आप लिख लो। और ये क्या इसमें आता है, क्रिस्टल फील्ड थियरी, वो हम आगे पढ़ेंगे, ये वाला हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल 9 चैप्टर में। लेकिन अभी इन्होंने कलर दे दिया तो बताना तो पड़ेगा कि यहाँ पे 4H2O जो आते हैं उनको लिगेंड बोलते हैं। अब ये है क्या लिगेंड? पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है इसके बाद वाले चैप्टर में, व्हाट डू यू मीन बाय लिगेंड एंड क्लासिफाई लिगेंड। ओके, सो राइट नाउ just remember that CuSO4 is bounded with the 5H2O, in which 4H2O will act as a ligand and 1H2O will be the like crystalline H2O, कि जो क्रिस्टल में फिट होता होगा, और इसकी वजह से कलर होता है ब्लू। ओके, चलो, और कैसे कलर याद रखने हैं? तो एक पॉइंट ये याद रख लो, एमसी ये जो है वो VSQ MCQ के लिए ही है कि कलरलेस कौन होता है और कलर कौन देता है। ओके, यस और नो? यस सर। ओके, अब बात करते हैं कैटालिटिकल प्रॉपर्टी। अब हम कौन सी बात करने वाले हैं बच्चों? कैटालिटिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ये अगर इन लोगों ने दे रखी है यहाँ पे, तब हम पढ़ लेते हैं एक बार। ओके, अब देखो आप, Zn+2, Cd+2 एंड Ti+4, ये जो होते हैं वहां पे कोई dd ट्रांजिशन नहीं होता है, तो ये सभी कलरलेस है। इसके अलावा भी होता है, कौन कौन? Hc+3 और Ti+4, Hc+3 भी लिख देना और Cu+1 भी लिख देना,
ठीक है। कैटालिटिकल एक्टिविटी देखते हैं पहले। ओके, क्या होता है, ओके तो ये तो बहुत शॉर्ट में दे दिया, इतना शॉर्ट नहीं चलेगा, लॉन्ग समझाना पड़ेगा। चलो, अब बात यह है कैटालिटिकल प्रॉपर्टी, तो मैं आपको समझा दूं। तो यहाँ पे मोस्टली अगर हम लोग देखें तो हमने दो चीज देखी थी कि आपका कैटालिस्ट कैसा होना चाहिए। तो हमने देखा था उसको रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी, हमने दो चीज देखी थी, याद है आपको? यस सर। और उसमें हमने एक बात ये बोली थी रिएक्टिविटी में कि आपका कैटालिस्ट रिएक्टेंट के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन वो इतनी स्ट्रांगली भी नहीं जुड़ जाना चाहिए कि उसको वापिस निकालना मुश्किल हो जाए। याद आया? यस सर। तो यहाँ पे मॉडरेट होनी चाहिए। सो डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट है। सो और दूसरी बात, उनके पास वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना? वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, उसके पास बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और दूसरी चीज कि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, यस और नो? और तीसरी बात कि हैव अ गुड रिएक्टिविटी। तो इन सभी चीजों की वजह से देखो कौन कौन सी चीजें, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के पास वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और उनकी रिएक्टिविटी भी मॉडरेट है, गुड है। तो इसकी वजह से मोस्टली ये जो डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, बच्चों बताओ? एज अ कैटलिस्ट। यस, तो सबसे पहले मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, याद करो सबसे पहले बहुत सा कांटेक्ट प्रोसेस कौन आता है उसमें, बताओ? कांटेक्ट प्रोसेस में कौन आता है? जब आप SO2 जो होता है गैस प्लस हाफ O2 गैस, कौन आता है बताओ? V2O5। यस, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो ये देखो वेनेडियम कौन है भाई? वेनेडियम कौन है भाई? डी ब्लॉक डी एलिमेंट हुआ। ब्लॉक एलिमेंट। यस। अब बात करें, हम दूसरी बात करें तो अगर हमें दूसरी बात करनी है तो हम बात कर सकते हेबर्स हैं प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनता है, कौन होता है बताओ? कैटालिस्ट कौन होता है? Fe होता है। हाँ, यस और नो? फिर हम एक और भी बात कर यस। सकते हैं, एस्बेस्टोस सर मॉलिक्यूल क्या होता है? प्लेटिनम एंड रोडियम ऑसवाल्ड प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड जब बनाते थे तो प्लेटिनम प्लस रोडियम, याद आया? यस सर। ओके, अब ओके, अब मैं आपको एक और बात बताऊं तो ओके, तो ऐसा क्यों होता है, ये कैटालिस्ट की तरह यूज क्यों होते हैं? बात ये बनती है, आपका जो डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यस और नो? तो ये क्या करेंगे, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है या ना? यस सर। और जब भी यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, सो दे आर एबल टू अट्रैक्ट, they are able to attract they are able to attract I can say reactant। और रिएक्टेंट को वो क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। समझे आप बात? और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इनके पास कौन होता है, कैटालिस्ट के पास कौन कौन सी ऑर्बिटल होती है पता है आपको? 3d और 4s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टेक पार्ट कर सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए। आप समझ सकते हैं मेरी बात? यस और सर। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है या ना? और दूसरी बात कि वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। कोई कैटालिस्ट का मेन पर्पस क्या होता है आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 4
चलो भाई, कैटालिस्ट का मेन पर्पस क्या होता है? अल्टरनेट पाथ देता है, याद आया? बाकी सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कैसे कम करता है? सो डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। समझे बात? यस और नो? Yes, sir. और हाँ, और दूसरी बात कि इनकी जो सरफेस होती है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो सरफेस होती है, वहां पे जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तब क्या होता है, मुझे बताओ? तब क्या होती है? यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, यस और नो? उसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन्स पार्टी, मतलब बॉन्ड माने वीक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, ज्यादा नहीं होता है कोई, लेकिन यहाँ पे 3d और 4s के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इनको अट्रैक्ट करने में की रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक बार जैसे यहाँ पे बैठ गए, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है और इजीली रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यस और नो? Yes, sir. और एक बात तो और ये भी है कि सिर्फ बैठते नहीं है, कई बार तो क्या होता है कि खुद भी ये इतने कैपेबल होते हैं हमारे कैटालिस्ट डी और ब्लॉक, डी एन, कई बार तो डी और एफ ब्लॉक का हमारा जो एलिमेंट है वो खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना? सो दैट आयन कैन चेंज their oxidation state to enhance the catalytical property. बात समझ सकते हो? वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है और थोड़ा एडजस्ट कर लेगा अपना, कौन भाई? डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट, क्योंकि उसके पास एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों? एक से ज्यादा। समझ रहे हो बात? सर एग्जाम्पल के साथ समझाओ ना। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं, Fe+3 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है Fe+2 में। Fe+3 एडजस्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+2 में। तो उससे वो रिएक्टेंट की क्या कराएगा, रिएक्टेंट को अच्छे से रिएक्शन करवाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, ये देखो, अब शायद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि I- को I2 में कन्वर्ट करता है। I- को हमने किस में कन्वर्ट किया बच्चों? I2 में। तो उस I- को I2 में कन्वर्ट करने के लिए Fe+3 जो है वो पहले तो क्या करेगा, I- को किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में। I- को I2 में कन्वर्ट करना है या ना? तो वो काम कौन Yes, करने sir. वाला है? Fe+2। देखो कैसे सर, आप अच्छे से समझाओ, आप समझ नहीं पा रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रही बात, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, मेरा मेन एक्सपेरिमेंट है I- को कन्वर्ट करना, H2O8 -2 है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है I2 प्लस SO4 -2 में मुझे कन्वर्ट करना है। ओके, और उसके लिए मैं यूज करता हूँ एज अ कैटालिस्ट Fe+3 को। ओके, तो ये Fe+3 सबसे पहले क्या करेगा पता है आपको? आपका जो I- है उसके साथ जुड़ जाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा I2 में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 में। फिर ये Fe+2 वापिस रिएक्ट करेगा आपके H2O8 -2 से और यहाँ पे आपको मिल जाएगा SO4 -2 प्लस Fe+3। तो देखो, Fe+3 पहले I- को कन्वर्ट किया, लास्ट में वापिस मिला, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई? यही वाली। लेकिन उस रिएक्शन में Fe+3 ने की रोल प्ले किया क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है। तो मतलब कैटालिटिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, तो पहले तो याद करो कैटालिस्ट का काम क्या है मेन, व्हाट इज द मेन पर्पस of using catalyst? Because catalyst will provide one surface, and after providing surface it will try to reduce activation energy of reactant and that activated complex। ये जो एक प्लेटफॉर्म देगा कि जहां पे रिएक्टेंट इजीली कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे और इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और बात ये बनती है कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही सही है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा है, इसमें 3d और 4s इलेक्ट्रॉन है,
जो कैटालिटिकल प्रॉपर्टी में पार्ट देते हैं। समझे बात आप? यस और नो? और लास्ट में इनकी फ्लेक्सिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो उसी की वजह से कई बार वो कैटालिटिकल प्रॉपर्टी को एनहांस करते हैं बच्चों। जैसे मैंने बताया Fe+3 कैन एनहांस आयोडीमेट्री टेस्ट। यही बात है बच्चों। इनमें इतना ही दिया है, बहुत ही छोटा सा, लेकिन हमें तो करना पड़ेगा पूरा। और ये मोस्ट टाइम भी लिखो, कैटालिटिकल प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में नहीं, ये थियरी में पूछ सकते हैं। लिखो थियरी के बेस आपको करना है, कैटालिटिकल प्रॉपर्टी आपको थियरी बेस करना है। ओके रेडी? आई बात समझना बच्चों? Yes, sir. ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अब है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और पहले करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। होता क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड? होता क्या है? आपने इंटरस्टिशियल हाइड्राइड पढ़े थे? हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड पढ़े थे? आपको पता हो तो कहां पे पढ़े थे बताओ? स्कूल में। याद है? स्कूल में। आपने पढ़े थे हाइड्रोजन में। होता क्या है वो मैं सर आपको पूरी बताता हूँ। ग्रीन स्क्रीन, क्या हुआ? पूरी ग्रीन स्क्रीन आ रही है। एक हाँ मिनट अभी अब। ठीक हो गया। हाँ वो क्या बैकग्राउंड में जब कोई शुरू होता है ना बैकग्राउंड में, तब ये रहता है। चलो ना हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है एग्जैक्टली। ओके अब आप समझो, ये सपोज यहाँ पे मेरा टिटेनियम, वेनेडियम, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, तो बहुत छोटा हुआ नहीं, तो इनके बीच की जो साइड होती है तो इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। अरे यार राउंड शेप होते हैं एटम, पता है ना, हमने पढ़ा था ऑक्टाइड एलॉइड होता है या फिर ये सब होती है। यस और नो? सबकी अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है, और रवि जाने क्या होता है एग्जैक्टली। तो याद आ रहा है आपको? HCP अरेंजमेंट होती थी, कॉपर AgC जाने माजी HCP में, Zn और Mg तो HCP होती है, और अगर Ag एंड Cu है तब क्या होती है बताओ? CCP। यस और नो? है ना? Yes, sir. ओके तो अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि AgCu क्या होता है भाई? CCP। Zn और Mg क्या होता है बच्चों? HCP। समझ रहे हो बात? तो ये ऐसी अरेंजमेंट होती है। बात ये है कि यहाँ पे इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, आपको पता ही होगा इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बताओ बच्चों? मेटल है तो कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड। लेकिन कई बार हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बोरॉन, ऐसे जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल होते हैं वो कई बार इनके बीच में फंस जाते हैं। अब देखो आपको दिख रहा है ये? हेलो? Yes, sir. अब ये यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड से फंसे तो यहाँ पे वो कोई भी आयोनिक, वो कोई भी टाइप का
आयोनिक या फिर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते बेटे। अगर यहाँ पे स्पेस थी और स्पेस थी, वॉल्यूम था, जगह थी, तो ये सिर्फ बैठ गए। उसके लिए उसकी फिजिक केमिकल प्रॉपर्टी इतनी डिस्टर्ब नहीं होती है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि ये जो है क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो सोचो, थोड़ी बढ़ जाती होगी। यस और नो? यस और नो? Yes. तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लेटिस ऑफ मेटल। मेटल का जो लेटिस होता है, आप समझ सकते हो, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, तो उसके बीच बीच में इंटरस्टिशियल साइट में कौन होते हैं, छोटे एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अब एक बात बताओ, जगह मिली तो बैठ गए, फिक्स नहीं है इतने ही बैठेंगे। कहने का तरीका ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शन फिक्स नहीं रहता है। दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इन नेचर। आई बात समझ में? Yes, sir. They are Yes, sir. non-stoichiometric in nature and neither typically ionic और covalent, और ionic और covalent भी नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं, टिटेनियम के अंदर कार्बन चला गया, नाइट्राइड, इसको कार्बाइड नाइट्राइड ऐसे बोलते हैं, बोराइड, Fe3H, VH 0.56, याद करो, VH 0.56, 0.56 का मतलब अगर V100 ले रहे हो तो हाइड्रोजन 56 एंटर हो गए। याद आया? ऐसे समझाया था। Ti हाइड्रोजन 1.7, अगर आप Ti 10 ले रहे हो तो हाइड्रोजन 17 ले लेना। और दूसरी चीज कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब Ti से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो जाके बीच में जाके सिर्फ बैठ जाते हैं, उससे ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है। समझे बात? क्यों? क्योंकि उनसे उनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इससे फायदा क्या होगा और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। चलो रिजॉइन करो, मैं आपको समझाता हूँ रिजॉइन के बाद।